Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss the paper of GST which was conducted by IBA on 11th April. GST का सेकंड पेपर 2 हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। थोड़ी पेपर की क्वालिटी हमारे पास अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। So let's start with the bio section. First question of bio section is the organelle that acts as a suicide bag of the cell. वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि एज ए सुसाइड बैग एक्ट करता है? तो जो लाइसोसोम है हमारे पास बेसिकली वो उसको हम सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जब भी सेल आपका डैमेज होता है तो वो लाइसोसोम्स खुद ब खुद बर्स्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से इनको सुसाइड बैग कहा जाता है। तो वो ऑर्गेनेली जो एज अ सुसाइड बैग एक्ट करता है सेल का, उसको लाइसोसोम कहा जाता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। Then next we have, in case of failed kidneys, the dialysis machine performs the function of. अब जब भी हमारी बॉडी में किडनीज काम करना छोड़ देती हैं तो हम डायलिसिस करवाते हैं। तो डायलिसिस किस लिए करवाते हैं? क्योंकि वो जो है हमारी जो भी किडनीज हैं जो काम करना छोड़ देती हैं, वो बेसिकली डायलिसिस के थ्रू क्या होता है, आपकी ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, एक्सेस वाटर जो होता है, वो उनको रिमूव करता है। बेसिकली प्योरिफिकेशन का काम होता है। तो हम कह सकते हैं कि डायलिसिस मशीन जो है वो एक्सक्रीशन का काम परफॉर्म करती है। सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। इन केस ऑफ फेल्ड किडनीज, जब हम डायलिसिस पे जाते हैं तो डायलिसिस मशीन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है? एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। Then next we have, a student prepares a slide of carrot root and observes a prominent large vacuole under the microscope. This shows that the cell is of a orange. So basically एक स्टूडेंट है जिसने एक स्लाइड प्रिपेयर की है कैरेट के रूट की। तो उसने ये चीज ऑब्जर्व की है कि उसके माइक्रोस्कोप के अंदर जब उसने देखा तो उसने एक लार्ज वैक्यूल को ऑब्जर्व किया। तो अगर तो किसी सेल में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है तो इससे क्या चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये किस चीज का सेल है? तो हमें पता है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर एक प्रोमिनेंट लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सेल भी किस चीज का होगा? प्लांट का होगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी, प्लांट। ये बेसिकली द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल ये बात इंडिकेट कर रही है कि ये जो सेल होगा ये किसका होगा? ये प्लांट सेल होगा। So D is the correct answer here. Then next we have, in an experiment, a scientist replaces the energy source from glucose to fatty acid. अब एक साइंटिस्ट है, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। उसने क्या किया? उसने एनर्जी की सोर्स को चेंज कर दिया फ्रॉम ग्लूकोज टू फैटी एसिड। उसने ग्लूकोज को चेंज करके फैटी एसिड रख दिया। तो अब ग्लूकोज से जब हम फैटी एसिड पे कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी की सोर्स को, तो कौन सी रिस्पायरेशन की स्टेट है जो कि डायरेक्टली अफेक्टेड होगी? तो वो ग्लाइकोलाइसिस की जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप होती है रिस्पायरेशन की, जिसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। अब जबकि ग्लूकोज की जगह पे हम फैटी एसिड रख रहे हैं तो आपका जो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेज होगा वो अफेक्ट होगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ग्लाइकोलाइसिस। अगर तो हम एनर्जी सोर्स को ग्लूकोज से फैटी एसिड पे ले जाएंगे तो जो ग्लाइकोलाइसिस का अफेक्ट होगा, स्टेज होगा, वो आपका सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा। ओके। And then next is, a student observes an amoeba under the microscope engulfing the provided food particles. अब एक स्टूडेंट है जिसने एक माइक्रोस्कोप के अंदर एमेबा को ऑब्जर्व किया कि वो उसको जो फूड पार्टिकल्स प्रोवाइड किए गए हैं वो उनको इनगल्फ कर रहा है। तो इस चीज से क्या शो होता है कि प्रोटिस्ट क्या है? ओनली ऑटोट्रॉफिक हैं, मैक्रोस्कोपिक हैं, सेप्रोफाइट हैं, या दे आर कैपेबल ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? तो अगर तो एक एमेबा है जो कि फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि इट इज अ फॉर्म ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब भी आपके ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स से फूड ऑब्टेन करते हैं तो उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो ये बात इस चीज को इंडिकेट करती है कि दे आर कैपेबल ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो डी इज द करेक्ट आंसर हेयर। ओके। देन नेक्स्ट वी हैव,
A small population endemic to an island faces a sudden disaster that wiped 90% of the population. Such phenomena is called. अब यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी एक स्मॉल पॉपुलेशन है जिस पे एक कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया है, सडन डिजास्टर आ गया है। उस डिजास्टर की वजह से क्या हुआ है, 90% पॉपुलेशन जो है वो रिड्यूस हो गई है। तो इट मीन्स, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को कहते हैं हम बॉटल नेक इफेक्ट। इससे क्या होता है, आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि सिर्फ कुछ पोर्शन आपकी पॉपुलेशन का जो है वो सरवाइव करता है। इस टाइप के फिनोमिना को हम कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। Then next is, in an experiment of an enzymatic reaction, the addition of chemical X structurally similar to the substrate halts the product formation. एक एक्सपेरिमेंट है जो कि एंजाइम की हेल्प से कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक केमिकल सपोज एक्स जो है वो ऐड कर रहे हैं, जिसकी स्ट्रक्चर जो है वो सबस्ट्रेट से सिमिलर है। अब उसके ऐड करने से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हाफ हो रही है। सेम उसी रिएक्शन को वो रीस्टोर हो रहा है बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर तो हम कोई भी एक ऐसा केमिकल ऐड कर रहे हैं जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर है टू द सबस्ट्रेट, तो वो क्या करता है, बेसिकली वो एक्टिव साइट का काम करता है। लेकिन जब हम उसी को, और उसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है। लेकिन उसी सेम रिएक्शन में जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, बेसिकली वो रिएक्शन को रीस्टोर करता है। इस टाइप के पूरे फिनोमिना को हम, ये किस चीज का फीचर है, बेसिकली ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का फीचर है। तो इस पूरे स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो ये किस चीज को शो कर रहा है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में बात हो रही है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट वी हैव लामार्किज्म इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज। लामार्किज्म क्या है बेसिकली? अब लामार्किज्म बेसिकली एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है बाय द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ये इसके बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो बॉडी पार्ट्स जो मोस्टली यूज होते हैं वो स्ट्रांग होते जाते हैं और डेवलप होते जाते हैं, और वो बॉडी पार्ट्स जिनको इतना ज्यादा जिनका यूज नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, वीक होकर डिसअपियर हो जाते हैं। और यही चीज फिर क्या होती है, इनहेरिटेंस में आ जाती है। तो बेसिकली लामार्किज्म क्या कहता है कि इनहेरिटेंस इज अफेक्टेड बाय द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। कौन से ऑर्गन्स ज्यादा यूज हो रहे हैं, कौन से ऑर्गन्स कम यूज हो रहे हैं, जिनका डिसयूज हो रहा है। तो जो यूज होंगे वो भी आगे चल के आपके इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस उससे अफेक्ट होगी, और जो नहीं यूज होंगे वो भी आगे जाके आपकी जो है वो ऑफ स्प्रिंग पे ट्रांसफर होता जाता है। तो लामार्किज्म बेसिकली यही चीज शो करता है कि आपके जो भी इनहेरिटेंस है वो अफेक्ट होती है बाय द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। और जो भी अक्वायर्ड, जो भी चेंजेस आती हैं वो इनहेरिटेड होती हैं बाय द नेक्स्ट जनरेशन। आपकी एक जनरेशन में कोई चेंजेस आई, वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगी, उसमें कोई चेंजेस आ गई, वो नेक्स्ट में जाएंगी। तो ऐसे बाय द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स आपकी चेंजेस जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती जाएंगी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव सम क्वेश्चंस। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में आपकी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, जिनको हम वन बाय वन देखते जाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 49 वही है। यहाँ पे आपका रिपोर्ट है, अ रिपोर्ट ऑफ, यहाँ पे कुछ टाइपिकल मिस्टेक्स हैं। A report of newborn with Down syndrome shows an error in gamete formation. This observed condition is most likely the result of। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक न्यूबॉर्न है जिसकी रिपोर्ट में डाउन सिंड्रोम शो हो रहा है, जिसकी वजह से गैमेट फॉर्मेशन में एरर आ रहा है। तो ये कंडीशन जो है बेसिकली डाउन सिंड्रोम की, ये किस चीज की वजह से होती है, तो बेसिकली ये होती है ड्यू टू द इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब जो भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं या जो भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, जब वो सही से सेपरेट नहीं हो पाते, जब वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाते, तो उसकी वजह से क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन में एरर आ जाता है, और गैमेट्स में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, और इसी की वजह से आपकी डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ड्यू टू द इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। सो ए इज द करेक्ट आंसर हियर।
Then next is during a field trip in desert ecosystem, researchers observed a decline in the population of secondary consumers snakes. The most likely consequence will be, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक फील्ड ट्रिप हुआ स्टूडेंट्स का, रिसर्चर्स का, डिजर्ट इकोसिस्टम में, जहाँ पे रिसर्चर्स ने ये चीज ऑब्जर्व की कि वहाँ पे जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, स्नेक्स जो हैं, उनकी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है। तो अब अगर सेकेंडरी कंज्यूमर्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? अब डिजर्ट इकोसिस्टम में एक तो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होंगे? सपोज इंसेक्ट्स हो गए या आपकी दूसरी चीजें हो गई, ये होती हैं आपकी प्राइमरी कंज्यूमर्स। और जो स्नैक्स हैं वो इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं। तो स्नैक्स जो हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे, आपके इंसेक्ट्स या दूसरी चीजें वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाएंगी। अब जबकि स्नैक्स ही नहीं रहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स ही नहीं रहेंगे, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उनको खाने वाला कोई नहीं बचेगा। तो बेसिकली सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी तो इसकी वजह से प्राइमरी कंज्यूमर्स की पॉपुलेशन में इंक्रीज आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स। सो ए इज द करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर यूरिनरी एक्सक्रीशन। अब जो यूरिनरी एक्सक्रीशन होता है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? बेसिकली उसका करेक्ट सीक्वेंस है, सबसे पहले आपके जो भी है वो किडनीज आती हैं, किडनीज के बाद आपका यूरेटर आता है, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लेडर, देन यूरिनरी ब्लेडर के बाद आपका यूरेथ्रा आता है। सो सी इज द करेक्ट सीक्वेंस हियर। किडनीज में क्या होता है? किडनीज जो है वो आपके ब्लड को फिल्टर करके यूरिन को प्रोड्यूस करती हैं। वो यूरिन फिर किडनी से यूरेटर में जाते हैं, ब्लेडर में जाते हैं। देन यूरिनरी ब्लेडर जो है वो उस यूरिन को स्टोर करता है, और यूरेथ्रा के थ्रू आपका यूरिन जो है वो बॉडी से एक्सपेल आउट होता है। सो यहाँ पे सी इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द यूरिनरी एक्सक्रीशन। Then next is the temperature beyond optimum reduces the enzyme's function, because अब हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अब अगर तो आपका टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से राइज कर जाता है, उससे बियॉन्ड चला जाता है, उससे क्या होता है? एंजाइम का फंक्शन जो है वो कम हो जाता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि इससे क्या होता है कि एंजाइम की जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है, जो कि इसकी बेसिकली मेन एक्टिव साइट है, वो डीनेचर्ड हो जाती है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होता है? बेसिकली पूरे के पूरे एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो ही चेंज हो जाती है, उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचर्ड हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? एंजाइम का जो फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, एंजाइम इतना इफेक्टिवली काम नहीं करता। So the correct answer is B. It alters the enzyme's structure. Okay. Then next portion we have of chemistry. So first question of chemistry is the which method can be used to separate a mixture of salt and water to obtain both parts of mixture. अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स ने गड़बड़ की है। अब यहाँ पे बेसिकली हमें कहा यह जा रहा है कि हमारे पास एक मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, इसके अंदर क्या है? आपका सॉल्ट एंड वाटर है। ओके, सॉल्ट एंड वाटर दोनों डिसॉल्व हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है? इस मिक्सचर को सेपरेट आउट करना है इस हिसाब से कि हमें दोनों पार्ट्स जो हैं, सॉल्ट भी ऑब्टेन हो जाए, वाटर भी ऑब्टेन हो जाए। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड जो है वो परफॉर्म करेंगे? तो काफी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे समझा कि यहाँ पे आंसर होगा क्रिस्टलाइजेशन, जो कि गलत है। अब क्रिस्टलाइजेशन से बेसिकली क्या होता है? अब यहाँ पे हमारा सॉल्यूट सॉल्ट है, सॉल्वेंट वाटर है। क्रिस्टलाइजेशन से हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज को, सॉल्यूट को बाहर निकाल सकते हैं, जबकि वाटर आपका एवापोरेट हो जाता है क्रिस्टलाइजेशन में। तो अगर तो हमें एक मिक्सचर को सेपरेट करना है और दोनों पार्ट्स को ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन का मेथड यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है? बेसिकली इसमें आपका वाटर जो है वो हीट होकर एवापोरेट हो जाता है, जिसको दोबारा हम कंडेंस करके रीस्टोर कर लेते हैं, और पीछे कंटेनर में आपका सॉल्ट बच जाता है। तो इससे क्या होता है? दोनों पार्ट्स आपके इक्वली ऑब्टेन हो जाते हैं। तो सिंपल डिस्टिलेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एवापोरेशन नहीं होगा, क्योंकि एवापोरेशन में पूरा का पूरा वाटर आपका एवापोरेट हो जाएगा, और जबकि फिल्ट्रेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। So the correct answer will be B, simple distillation. Okay. Then next we have
Work done by a thermodynamic system is a state function. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसके थ्रू वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन जो है वो स्टेट फंक्शन है। क्या ये बात ट्रू है, फॉल्स है, या समटाइम्स ये स्टेट फंक्शन होता है, समटाइम्स नहीं होता, या मैक्सिमम टाइम होता है? तो यहाँ पे आंसर होगा फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है। जो आपका वर्क डन जो है बाय थर्मोडायनेमिक स्टेट, वो आपका स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि स्टेट फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है, जबकि वर्क डन जो है वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे जस्ट डिपेंड नहीं करता, ये पूरे के पूरे पाथ पे डिपेंड करता है, जो कि ड्यूरिंग अ प्रोसेस जो पाथ फॉलो किया जाता है उस पूरे पाथ पे डिपेंड करता है। तो आपका वर्क डन जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फॉल्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Okay, then next we have electricity is passed through concentrated aqueous sodium chloride. Inert electrodes are used, which is what is formed at the negative electrode. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे पास हमने क्या किए, इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म किए। हमने दो इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए हैं जो कि इनर्ट हैं, और हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो एक्वस सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है। अब एक्वस सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक तो सोडियम के आयंस होंगे, क्लोराइड के आयंस होंगे, दूसरा उसके अंदर वाटर होगा, तो वाटर के H+ आयंस होंगे। ठीक है। अब जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो होगा क्या, बेसिकली आपके सोडियम के आयंस और हाइड्रोजन के आयंस कहाँ जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। ओके। और क्लोराइड के आयंस आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कौन सी चीज फॉर्म होगी, क्या बनेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे? तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे दो चीजें हमारी जाएंगी, एक जाएगा सोडियम का आयन, दूसरा जाएगा हाइड्रोजन का आयन। लेकिन सोडियम क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और ये इतना इजीली रिड्यूस नहीं होता, ये इतना इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करता, तो जो हाइड्रोजन के आयंस हैं जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएंगे उनका रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो चीज नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होगी वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, हाइड्रोजन। ओके। Then next we have burning fossil fuels releases heat energy. अब हमारे पास जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको अगर हम बर्न करेंगे तो उनसे हीट एनर्जी रिलीज होती है, ये हम सबको पता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच सब्सटेंस इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? कोल, हाइड्रोजन, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। तो जो आपके जो कोल है वो भी फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल है, जबकि हाइड्रोजन आपका फॉसिल फ्यूल नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। Okay, so next we have what is the maximum mass of chromium that can be obtained from 76 ग्राम of chromium oxide. अब यहाँ पे पूछा जा रहा है बेसिकली कि सपोज करें हमारे पास Cr2O3 के 76 ग्राम्स हैं, तो उनमें से हमें मैक्सिमम क्रोमियम कितना मिल सकता है? तो अगर तो सबसे पहले हम क्रोमियम ऑक्साइड का एटॉमिक मास देखें, सॉरी मॉलिक्यूलर मास देखें, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 152 ग्राम। ओके। Cr का, क्रोमियम का जो आपके पास एटॉमिक मास होता है वो होता है 52। 52 क्योंकि क्रोमियम 2 है, 52 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 104। और इसके अंदर हमारे पास 3 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, तो 16 इंटू 3 हमारे पास आ जाएगा 48। 104 इंटू 104 प्लस 48 हमें आंसर मिल जाएगा 152 ग्राम। ओके। सो Cr2O3 में अगर हम देखें तो 152 ग्राम के अंदर क्रोमियम कितना है, क्रोमियम के 2 एटम्स हैं, तो 52 इंटू 2 104। 152 ग्राम क्रोमियम ऑक्साइड में हमें क्रोमियम कितना मिल रहा है, 104 ग्राम। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 76 ग्राम में हमें कितना मिलेगा, तो 152 ग्राम में हमें क्रोमियम 104 मिलता है, तो 1 ग्राम में कितना मिलेगा हमें, 1 ग्राम में मिल जाएगा 104 डिवाइडेड बाय 152। ओके। हमसे पूछा जा रहा है 76 में कितना मिलेगा, तो 76 में मिलेगा हमें 104 डिवाइडेड बाय 152 इंटू 76। हमारे पास आंसर आ जाएगा 51.9 विच इज इक्विवेलेंट टू 52 ग्राम।
तो बेसिकली क्रोमियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 152 ग्राम। इसके अंदर हमें क्रोमियम मिलता है 104 ग्राम। 152 ग्राम में अगर 104 ग्राम मिल रहा है तो 1 ग्राम में कितना मिलेगा 104 अपॉन 152, और 76 में कितना मिलेगा 104 अपॉन 152 इंटू 76। आंसर आ जाएगा 52 ग्राम। सो बी इज द करेक्ट आंसर है। दिस इज बेसिकली क्वेश्चन फ्रॉम स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ओके, नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्ट। इनमें से कौन सी एग्जांपल न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट बेसिकली वो होता है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, और जो सोडियम क्लोराइड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा। बाकी सोडियम कार्बोनेट को अगर हम देखें तो ये बेसिक सॉल्ट होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड यूज होते हैं। CH3COONA सोडियम एसीटेट में आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड यूज होता है, ये भी आपका बेसिक सॉल्ट है। जबकि अमोनियम क्लोराइड में आपका वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड यूज होता है, ये आपका एसिडिक सॉल्ट है। तो इन सब में से जो न्यूट्रल सॉल्ट है वो है ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। ओके, then next we have some questions which are not very clear, but हम make sure करेंगे कि हमें concept समझ में आ जाए। So next is which of the statement is true। फर्स्ट स्टेटमेंट है एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स सेम ग्रुप में होते हैं उन सब के एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होते हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सेम ग्रुप में सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट को अगर हम देखें एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल रिएक्शंस, तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपके ग्रुप्स में जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शंस सिमिलर होते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव डिफरेंट मास एंड प्रोटॉन नंबर्स, तो यस ऑफ कोर्स आपके ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके मासेस डिफरेंट होते हैं, प्रोटॉन्स नंबर्स डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होते हैं। तो आपकी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं। तो अगर हम देखें हमारे पास ऑप्शन ए है कि 1 2 एंड 3 ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो नो, इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है ओनली 1 एंड 2, ये भी गलत होगा क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है ओनली 1, ये भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है। आपकी दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ओनली 2 एंड 3। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव magnesium, phosphorus and chlorine are elements in the same period of the periodic table. Which row describe the type of oxide formed by each of these elements? अब यहाँ पे हमें तीन एलिमेंट्स दिए गए हैं, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड क्लोरीन। कहा गया है कि ये तीनों सेम पीरियड में आते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब ये जो ऑक्साइड्स बनाते हैं उनकी नेचर क्या होती है। तो ऑक्साइड्स का हमें कैसे पता चलता है, हम ये देखेंगे कि आपका एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। तो ये चीज़ें बेसिकली हमें पता होती हैं कि मेटल जो है वो हमेशा जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल हमेशा जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम आपका मेटल है, जबकि फास्फोरस एंड क्लोरीन दोनों आपके नॉन मेटल हैं। तो मैग्नीशियम बनाएगा बेसिक ऑक्साइड्स और फास्फोरस एंड क्लोरीन दोनों बनाएंगे एसिडिक ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो मैग्नीशियम बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, फास्फोरस एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, क्लोरीन एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। ओके, सिंपल आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मेटल्स हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और नॉन मेटल्स हमेशा एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली डिपेंड करता है साइज पे। साइज जितना बड़ा होगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कम होती जाएगी। और साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कब होगी। डाउन दी ग्रुप नो, क्योंकि डाउन दी ग्रुप क्या होता है आपकी एटम की साइज बढ़ती जाती है, तो डाउन दी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज होती जाती है। और सेकंड आपका है कि
it increases with gain of electrons, तो no। इलेक्ट्रॉन के गेन होने से भी आपका जो है वो रिपल्जन बढ़ेगा। और जो ऑप्शन बी है वो है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब लेफ्ट टू राइट जब भी हम पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो हमेशा हमें ये बात याद रखनी चाहिए बेसिकली कि डाउन दी ग्रुप आपकी साइज जो है वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। और अक्रॉस दी पीरियड आपका साइज क्योंकि डिक्रीज हो रहा है एटम का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है। तो इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, then next we have a question which is related to the chemical rate of reaction. What effect would be using powdered magnesium instead of ribbon have on the rate of reaction between the metal and hydrochloric acid? अब यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है कि हम कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल और एसिड के बीच में। मेटल हमारे पास मैग्नीशियम है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर तो हम मेटल का रिबन या मेटल का पीस ना लें, उसकी जगह पे हम पाउडर्ड मेटल लें, हम मैग्नीशियम को पाउडर्ड फॉर्म में लें, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो पाउडर्ड फॉर्म में जो चीजें होती हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और जो मेटल का पीस होता है उसका सरफेस एरिया कम होता है। तो क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। तो अगर तो हम पाउडर्ड मैग्नीशियम मेटल को यूज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज होगा। So option B will be the correct answer here. Rate would increase. Okay. Then next we have a student put 25 centimeter cube of dilute hydrochloric acid into a conical flask. आप एक स्टूडेंट है जो कि एक लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, उसने कॉनिकल फ्लास्क लिया। कॉनिकल फ्लास्क में इसने लिक्विड डाला कितना, 25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो और उसने क्या किया, उसने 2.5 ग्राम किसी भी सॉलिड सोडियम कार्बोनेट का उठाया, और उसने क्या किया, टेम्परेचर को नोट किया कि मिक्सचर में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो उसने बेसिकली क्या किया, उसने एक तो लिक्विड को मेजर किया, दूसरा उसने सॉलिड को मेजर किया, तीसरा उसने टेम्परेचर को मेजर किया। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लिक्विड को मेजर करने के लिए, सॉलिड को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन से ऑपरेटर्स की नीड पड़ी होगी टू ऑब्टेन द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो अगर तो हम जो है वो लिक्विड को उठा रहे हैं 25 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके लिए हमारे पास दो ऑपरेटर्स होते हैं, एक मेयरिंग सिलेंडर होता है, दूसरा हमारे पास पिपेट होता है। ठीक है, तो हम दोनों यूज कर सकते हैं। और सॉलिड को मेयर करने के लिए हम बैलेंस का यूज करते हैं, जबकि टेम्परेचर को यूज करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। तो एक तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, दूसरा हमारे पास थर्मामीटर आ जाएगा। ठीक है, अब लिक्विड को मेजर करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक मेजरिंग सिलेंडर, दूसरा पिपेट। अब इन दोनों में से मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट जो देता है वो पिपेट देता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए हम क्या यूज करेंगे। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। सॉलिड के लिए हम बैलेंस यूज करेंगे, लिक्विड के लिए हम पिपेट यूज करेंगे, और टेम्परेचर के लिए हम थर्मामीटर यूज करेंगे। जबकि ऑप्शन ए में आपका बैलेंस है, मेयरिंग सिलेंडर है और थर्मामीटर है, ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। एक्यूरेट रिजल्ट हमें पिपेट देगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, देन नेक्स्ट इज which statement about the manufacture of ammonia by Haber process is correct। अब हमारे पास जो हेबर प्रोसेस है वो यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, और इसमें हमारे पास जो रिएक्शन होता है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो कि हेबर प्रोसेस के बारे में ट्रू है। तो ऑप्शन ए जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर एलिमेंट्स, तो नो। रिएक्टेंट्स तो आपके चलो एलिमेंट्स में है, प्रोडक्ट आपका कंपाउंड है। देन नेक्स्ट है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कंपाउंड्स, तो नो, कुछ एलिमेंट्स हैं कुछ कंपाउंड्स हैं।
थर्ड है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर गैसेस। तो यस, आपके जो भी रिएक्टेंट्स हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और जो भी प्रोडक्ट बन रही है, ये सारे गैसेस स्टेट में होते हैं। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव some questions from physics section. The dimensions for the physical quantity work. अब वर्क की जो डायमेंशंस होंगी वो क्या? अब वर्क हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमारा होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो अगर हम मास इंटू एक्सीलरेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स की जो डायमेंशंस होंगी वो mlt-2 होती हैं, जबकि साथ में आपका डिस्टेंस आ जाएगा, इसकी डायमेंशन होगी l। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा ml²t-2। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ml²t-2। ठीक है, तो ये आपकी डायमेंशन हो जाएगी वर्क की। देन नेक्स्ट वी हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 1.5 होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। Then next is which of the following radiations has the greatest penetrating power? अल्फा, बीटा एंड गामा में से सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका है? तो वो गामा रेज का होता है। अल्फा रेज जो है वो पेपर से या स्किन से स्टॉप हो जाती हैं। बीटा पार्टिकल्स किसी भी थिन मेटल से स्टॉप हो जाएंगी। एक्स रेज आपके बोन्स से स्टॉप हो जाते हैं, जबकि गामा रेज को थिक लेड या कोई कंक्रीट मटेरियल चाहिए होता है टू स्टॉप दीज रेडिएशंस। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है? गामा रेज का होता है। ओके, देन नेक्स्ट इज इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डबल्ड इट्स वेवलेंथ बिकम्स। अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। अब फ्रीक्वेंसी अगर डबल हो रही है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर तो फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है, वेवलेंथ विल बी हाफ्ड। ओके, then next is process of splitting a heavy nucleus into smaller nuclei. कोई भी heavy nucleus है जो कि टूट रहा है into smaller nuclei, इस process को हम nuclear fission कहते हैं। Option B is the correct answer here. Then next we have for a fixed mass of gas at constant pressure, volume is directly proportional to temperature. ये किस लॉ की स्टेटमेंट है? तो हमने पढ़ा है कि बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जबकि चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर तो प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो ये जो स्टेटमेंट है वो चार्ल्स लॉ की है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये सारी क्वेश्चंस जो इस टेस्ट में आए हैं वो हम अपने सारी प्रिपरेशन लेक्चर्स में कवर कर चुके थे। देन नेक्स्ट इज ओम्स लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज। ओम्स लॉ की जो एक्सप्रेशन है वो है V इज इक्वल्स टू IR। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Then which lens is used in a simple microscope? Simple microscope में आपका convex lens use होता है। Option B is the correct answer. Then next is the time required for half of the radioactive nuclei to decay. अब कोई भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लिया है जो कि डीके हो रहा है तो उसको हाफ होने में कितना जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं उसकी हाफ लाइफ। सो बी इज द करेक्ट आंसर। देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। आपके किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शोज एटॉमिक नंबर। देन नेक्स्ट इज स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू। स्टेशनरी वेव्स कब बनती हैं? स्टेशनरी वेव्स तब बनती हैं जब कोई वेव ट्रेवल करके रिफ्लेक्ट बैक करती है फ्रॉम अ फिक्स्ड बाउंड्री और रिजिड बाउंड्री और अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करती हैं तो आपकी स्टेशनरी वेव बनती है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव अ पोर्शन ऑफ जनरल नॉलेज। Okay, so first question is which continent is referred as frozen desert? तो एंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसको फ्रोजन डिजर्ट कहा जाता है। B is the correct answer. Then which continent is referred as island continent? तो ऑस्ट्रेलिया को island continent कहा जाता है। C is the correct answer. Then we have value of imported goods is significantly higher than the value of exported goods. दिस सिचुएशन बेस्ट डिस्क्राइब अ परसिस्टेंट प्रॉब्लम। अब अगर तो इंपोर्टेड चीजों की वैल्यू हायर है देन एक्सपोर्टेड गुड्स तो उसको क्या कहा जाता है? बेसिकली उसको कहा जाता है ट्रेड डेफिसिट। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे डेफिसिट आएगा।
ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है उस सिचुएशन को जब आपकी कंट्री की इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से एक्सीड कर जाती है और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्टेड गुड्स। तो उस सिचुएशन को हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। जबकि जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में भी आपकी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे नेशनल डेबिट होगा। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ट्रेड डेफिसिट। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव the Suez Canal connects which two bodies of water। तो स्विस कैनाल जो है वो एक तो मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को आपस में कनेक्ट करता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट इज द टर्म स्कैरसिटी। अब यहाँ पे स्कैरसिटी है। इकोनॉमिक्स में जब स्कैरसिटी का टर्म यूज होता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं to satisfy the unlimited human wants। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और आपके जो है वो रिसोर्सेज वो लिमिटेड है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। इस टर्म को इकोनॉमिक्स में स्कैरसिटी कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज द वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड ऑफ 1991 डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज अमंग। अब जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई थी तो उसके बाद जो है जो इंडस वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पाकिस्तान के चारों सूबों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके लिए आपका एक एक्ट आया था, वाटर अपॉर्चमेंट अकॉर्ड। ये सारे प्रोविंसेस के लिए था, पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस के लिए था, नॉट बिटवीन कंट्रीज था, नॉट बिटवीन सेक्टर्स था, ये था बिटवीन द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, बिटवीन द among the provinces of Pakistan. Okay. Then next we have Muhammad Ali Bogra formula was presented as a framework for। अब मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला जो कि प्रेजेंट किया गया था, ये दिया गया था to establish a federal constitutional system। So the correct answer is B, a federal constitution। Then we have if a new national campaign successfully encourages the use of locally manufactured goods over imported luxury item, the most direct result will be। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर तो हम हमारी जो लोकल जो मैन्युफैक्चर्ड जो चीजें हैं उनको अगर हम उनका यूज ज्यादा करें तो उससे क्या होगा, इंपोर्ट में रिडक्शन आ जाएगी, हमारी जो इंपोर्टेड आइटम्स हैं उनमें कमी आ जाएगी और हमारा जो ट्रेड बैलेंस है बेसिकली उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो अगर तो हम लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का यूज इनकरेज करते हैं तो उससे क्या होगा, ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, देन नेक्स्ट इज एनालाइज द फंक्शंस of United Nation organs and determine which is the most powerful in matters of international peace and security, explaining why। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन के जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें से मोस्ट पावरफुल कौन सा है। अब वैसे तो आपके यूएन के जो भी ऑर्गन्स हैं उन सबके इम्पोर्टेंट रोल्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल प्ले करता है, क्योंकि उसके जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, उन सबके पास वीटो पावर है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल, बिकॉज इट्स 5 परमानेंट मेंबर्स है वीटो पावर। ओके, then next is the climatic region is characterized by severe winters, short cool summers and vegetation like mosses and lichens is called। अब जो क्लाइमेटिक रीजन एक ऐसा क्लाइमेटिक रीजन है जहाँ पे लॉन्ग विंटर्स हैं, सीवियर विंटर्स हैं, बहुत ही शॉर्ट और कूल समर्स हैं, वेजिटेशन बहुत ही कम है, तो ऐसे रीजन को हम कहते हैं टुंड्रा रीजन। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं ये टुंड्रा रीजन के बताए गए हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, then next we have some questions from teaching and learning pedagogies। So first is linking science lessons with local ecosystem। अब local ecosystem से अगर हम साइंस के लेसन्स को, अगर हम साइंस का लेसन पढ़ा रहे हैं उससे हम लोकल इकोसिस्टम को कनेक्ट कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, बेसिकली रियल लाइफ का लिंक आ जाता है। तो जो रियल लाइफ की सिचुएशंस हैं और लर्नर की जो एनवायरनमेंट है, इससे आपका जो
कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, स्टूडेंट्स इजीली समझ पाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, रियल लाइफ लिंक। सो द करेक्ट आंसर इज सी। Then next we have the ability of a teacher to maintain students' attention by changing voice, gestures and activities. अब कोई भी टीचर है जो पढ़ा रहा है और वो स्टूडेंट्स की अटेंशन को बार बार जो है वो ग्रैब कर रहा है, अपनी वॉइस चेंज कर रहा है, अपने जेस्चर्स चेंज कर रहा है, डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करवा रहा है, तो ऐसे टीचर की इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, हम स्टिम्युलस वेरिएशन कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज स्माइल्स एंड प्रेज शोज। वो कोई भी टीचर जो है वो अगर तो इनकर किसी भी स्टूडेंट को इनकरेज करता है बाय स्माइल एंड बाय प्रेजेस, तो वो शो करता है एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट शो करता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, रीइंफोर्समेंट। Then next we have a teacher explains but student stay confused. Which voice is in a lack of? अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई टीचर है जो कि एक्सप्लेन तो कर रहा है लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट जो है वो स्टिल कंफ्यूज्ड है। इट मीन्स कहाँ पे कमी आ रही है, तो कमी आ रही है क्लैरिटी में, कमी आ रही है अंडरस्टैंडिंग में। वो बात सही से स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही क्योंकि एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो it means lack of clarity है। So option C is the correct answer. Then we have the following teaching method uses real life situation. कौन सा टीचिंग मेथड ऐसा है जिसमें हम रियल लाइफ की सिचुएशंस को यूज करते हैं, तो हम मोस्टली केस स्टडी मेथड, जिसमें हम जो है वो डिफरेंट रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड जो है वो सिचुएशंस के बेसिस पे टीचिंग फॉलो करते हैं, तो उसको केस स्टडी कहा जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर हियर। Then next we have internal communications within institutions. Institutions के within जो internal communications होती हैं, perform होती हैं, वो local area network के through होती हैं, LAN के through होती हैं। A is the correct answer. Then next is emotional self-regulation develops significantly during. इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन किसी भी स्टूडेंट की कौन से स्टेज में डेवलप होती है, तो वो होती है इन अर्ली चाइल्डहुड। बी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट इज according to Piaget, the stage in which children begin to think logically about concrete events is called. concrete events वो होते हैं जो कि रियल और एक्चुअल इवेंट्स होते हैं। अब कौन सा स्टेज है जहाँ पे जो बच्चे हैं वो लॉजिकली कंक्रीट इवेंट्स के बारे में सोचना शुरू करते हैं, वो होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सो सी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट वी हैव परफॉर्मेंस असेसमेंट है यहाँ पे, दिस इज असेसमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट knowledge and skills, including the processes they use to solve problems. Which of the following is not an example of performance assessment? अब किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस असेसमेंट को देखना है। परफॉर्मेंस असेसमेंट से हम क्या चीज देखते हैं कि स्टूडेंट की नॉलेज और स्किल कहाँ तक है, कहाँ तक उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो हम डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू तो करवा सकते हैं, साइंस एग्जीबिशन के थ्रू करवा सकते हैं, एकेडमिक पोर्टफोलियो के थ्रू भी करवा सकते हैं, लेकिन जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं बेसिकली वो सिर्फ एक रिटन एग्जाम्स होते हैं जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, उससे हम किसी भी स्टूडेंट की नॉलेज और स्किल को मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी एग्जाम्पल है जिससे हम स्टूडेंट की नॉलेज और स्किल परफॉर्मेंस असेसमेंट नहीं कर सकते, तो वो अचीवमेंट टेस्ट है। बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, then next is a teacher observes, यहाँ पे observes होगा। okay, a teacher observes a student excels in lab experiment, which strategy would best support the student? अब एक टीचर ने ऑब्जर्व किया है कि एक स्टूडेंट है जो कि लैब एक्सपेरिमेंट में बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, जो लैब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो उस टीचर को कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए टू सपोर्ट दैट स्टूडेंट? तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इंक्रीज करनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये है बेसिकली इंक्रीज प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। आपके ऑप्शन ए में टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो उस स्टूडेंट को अगर हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बातें समझाएंगे तो उसको ज्यादा बातें समझ में आएंगी। तो ए इज द करेक्ट आंसर, इंक्रीज प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, then next is, do adolescents respond differently
टू द सेम पीयर प्रेशर सिचुएशन। अब दो एडोलेसेंट्स हैं जो कि सेम पीयर प्रेशर सिचुएशन में हैं, लेकिन दोनों डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इट मीन्स उनके सोशल कॉपिंग स्किल्स जो हैं वो डिफरेंट है। वो सोशल सिचुएशंस को, सोशल प्रेशर्स को दोनों डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सोशल कॉपिंग स्किल्स उन दोनों की डिफरेंट है। ओके, then next is the following best defines a student learning outcome। SLOs जो होते हैं हमारे, उनका जो मेन मकसद क्या होता है बेसिकली, या वो क्या होता है। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जो बताती है कि स्टूडेंट क्या अचीव करेगा। तो स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ व्हाट अ स्टूडेंट विल अचीव, ये एक बेस्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम की। सो सी इज द करेक्ट आंसर है। ओके, then next is if a teacher assigns a lesson plan of engineering plus visual art, which STEAM skills are applied here। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक टीचर है जो कि एक लेसन प्लान असाइन कर रहा है जिसमें इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं और विजुअल आर्ट्स के भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इंजीनियरिंग प्लस विजुअल आर्ट। तो यहाँ पे स्टीम की कौन सी स्किल अप्लाई हो रही है, तो बेसिकली इसके थ्रू क्या है, एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेंगी स्टूडेंट्स की और दूसरी क्रिएटिविटी स्किल्स बढ़ेंगी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी कुछ आपके टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, यहाँ पे हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड creativity skills. So C will be the correct answer here. Okay. Then next is if, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा गलत टाइप किया हुआ है क्योंकि ये कुछ जो ब्लर पिक्चर्स थी आपकी वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू की गई थी। तो यहाँ पे जो 34 क्वेश्चन है वो थोड़ा गलत टाइप किया हुआ है। इसमें बेसिकली ये है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि the best method to assess students collaboration during PBL project। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि बेस्ट मेथड कौन सा है, बेस्ट मेथड टू असेस स्टूडेंट्स कोलाबोरेशन ड्यूरिंग अ PBL प्रोजेक्ट। Best method to assess students collaboration during a project based learning। PBL means project based learning। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के थ्रू जो है वो बेस्ट मेथड कौन सा है टू स्टूडेंट की कोलाबोरेशन को देखने के लिए बेस्ट मेथड होता है पेयर असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन पोर्टफोलियोज। तो आपका जो ऑप्शन बी है, ये भी, इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं कुछ, यहाँ पे पेयर असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन पोर्टफोलियोज, ऑप्शन बी ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट वही है, तो क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक्स थी तो उसकी वजह से मैंने वही ब्लर वाला पेपर ही उठा लिया है। अब इसमें यह है कि ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनॉमी क्या है बेसिकली। ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनॉमी बेसिकली एक अपडेटेड वर्जन है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का, जो कि डिजिटल टूल्स को और टेक्नोलॉजी को आपस में इंटीग्रेट करता है इनटू लर्निंग एंड थिंकिंग स्किल्स। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कि a thinking with technology। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, a thinking with technology। डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो लर्निंग और थिंकिंग स्किल्स को इंक्रीज किया जाए, तो अ थिंकिंग विथ टेक्नोलॉजी ये है बेसिकली ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनॉमी। ओके, देन नेक्स्ट वो ये द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर आर अबाउट फॉर्मेटिव असेसमेंट एक्सेप्ट। अब इन सब में से सारी जो स्टेटमेंट्स हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की, कोई एक स्टेटमेंट जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट की नहीं है, वो कौन सी है। तो सबसे पहले इट इज यूज्ड टू असाइन मार्क्स एंड ग्रेड्स एट द एंड ऑफ अ टर्म ऑफ अ ईयर। तो ये बेसिकली गलत है क्योंकि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो ऑनगोइंग होती है, वो ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट के लिए होती है। ये एट द एंड ऑफ सेमेस्टर नहीं होती, एट द एंड ऑफ टर्म नहीं होती। तो यही जो है बेसिकली आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी कि इट इज यूज्ड टू असाइन मार्क्स एंड ग्रेड्स एट द एंड ऑफ टर्म। ये जो है वो समेटिव असेसमेंट की स्टेटमेंट है। ओके, ये कंटिन्यूस होती है ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, पूरी आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रही होती है। सो देन नेक्स्ट वही है इफेक्टिव फीडबैक शुड बी। इफेक्टिव फीडबैक जो है वो आपकी होनी चाहिए
स्पेसिफिक होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए और एक्शनेबल होनी चाहिए। ये आपकी इफेक्टिव फीडबैक होती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। ओके, then next we have after returning graded essays, a teacher dedicates class time for students to read the feedback and set one specific goal for their next writing assignment. This strategy is effective because अब एक टीचर है जिसने एसेस वगैरह को ग्रेड कर दिया, उसके बाद उन्होंने फीडबैक स्टूडेंट्स को दिया और उनको उनके लिए एक स्पेसिफिक गोल सेट किया फॉर देयर नेक्स्ट असाइनमेंट। तो इस स्ट्रेटजी ये बेसिकली स्ट्रेटजी इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि जो है बेसिकली इस स्ट्रेटजी के थ्रू क्या होता है, स्टूडेंट्स को पता चलता है कि हमें क्या फीडबैक मिला है। वो इंश्योर करते हैं कि यस कि जो फीडबैक हमें मिला है वो सही मिला है एंड दे टेक ओनरशिप फॉर देयर इम्प्रूवमेंट्स, उससे वो काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। इट इंश्योर्स दैट स्टूडेंट एक्चुअली processes the feedback and take ownership for their improvements. Okay, then next is the right classroom management plan does all except। अब जो एक करेक्ट क्लासरूम मैनेजमेंट है उसमें कौन सी चीज नहीं आती? इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल लर्निंग, सही है। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एकेडमिक लर्निंग, सही है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर इंट्रापर्सनल लर्निंग, ये भी सही है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर डोमेस्टिक लर्निंग, तो ये जो है क्लास मैनेजमेंट में नहीं आता। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर है। ओके, then next is during a group work, a student consistently dominates the conversation and dismisses others' ideas. Which of the following is the most proactive strategy to address this? यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई ग्रुप वर्क दिया गया है स्टूडेंट्स को, उसमें से एक स्टूडेंट जो है वो कंसिस्टेंटली जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है दूसरों को, डोमिनेट कर रहा है कन्वर्सेशन में भी, बाकी के आइडियाज में भी। तो उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? टू असाइन स्पेसिफिक रोटेटिंग रोल्स टू ईच ग्रुप मेंबर, हर ग्रुप मेंबर को रोटेटिंग रोल्स दिए जाएं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, असाइन स्पेसिफिक रोटेटिंग रोल्स टू ईच ग्रुप मेंबर। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर तो आपको कोई भी सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने इस जो टेस्ट में अपियर हुए हैं और जो नेक्स्ट वाली टेस्ट में अपियर होने जा रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।